फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 11 जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और ध्यान से याद रखने की कोशिश करना है, इसमें समझने की कोई चीज नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड। तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल 1% है, यानी विश्व व्यापार में भारत जो हिस्सेदार है, जो साझेदार है, केवल कितना परसेंटेज यानी 1% का साझेदार है, यानी भागीदारी कितनी है 1% है। समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन आया है। कहने का मतलब ये कि आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए या फिर 15 साल पहले देखा जाए तो भारत विदेशों से ज्यादा व्यापार नहीं करते थे, तो अभी का टाइम में ज्यादा व्यापार करते हैं, यानी विदेशों से ज्यादा सामान खरीदते हैं और विदेशों में जाकर के ज्यादा सामान बेचते हैं भारत। ठीक है, यानी समय के साथ क्या हुआ है, इसमें प्रकृति में चेंजिंग आया है, बदलाव आया है, चेंजिंग यानी परिवर्तन आया है। ठीक है, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठनों के समय के साथ बदलाव आए हैं, जैसे कि इसमें कृषि और समवर्गीय उत्पादों का हिस्सा घटा है और पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं का जो यह मतलब रेशियो है वो क्या है, बढ़ोतरी हुई है, मतलब इसकी मात्रा में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इसकी मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, यानी इसके व्यापार में भारत का विश्व के साथ व्यापार में। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 से 17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने भारत के कुल निर्यात्मक मूल्य में अकेले 73.6% जो है भागीदारी अंकित की है। यानी 2016 और 17 की बात की जाए, ये जो पीरियड है 2016 से 17, तो विनिर्माण क्षेत्र ने भारत की कुल निर्यात में यानी जो टोटल एक्सपोर्ट करते थे, यानी जितने भी सामान यहां से एक्सपोर्ट की जाती थी, बाहर जाते थे भारत से, तो उसके मूल्य में अकेले 73.6% जो है भागीदारी अंकित की है विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, अब अगला पॉइंट विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है ये तो आप जानते हैं, पूरा तरह से आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि कृषि उत्पादों के अंतर्गत काजू, कॉफी, दालें आदि जैसे परंपरागत वस्तु का मतलब यह हुआ कि जो पहले से यानी जो हमारे पूर्वज उगाते हुए आ रहे हैं, यानी जो हमारे पूर्वज इनकी खेती करते हुए आ रहे हैं, यानी परंपरागत तरीके से पहले जमाने से। ठीक है, तो ये परंपरागत वस्तुएं हैं, मतलब परंपरागत वस्तुओं के अंतर्गत निर्यात में कमी आई है। ये जो है काजू हुआ, दाल हुआ, कॉफी हुआ, ये सब में क्या हुआ कि निर्यात में कमी आई है। जबकि पुष्पीकृत क्या है, पुष्प कृषि उत्पादों यानी फूल की जो खेती होती है, ठीक है, जिसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, पुष्प कृषि उत्पादों, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों तथा चीनी आदि के निर्यात में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप। भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप यानी पैराग्राफ, यानी जो ग्राफ है उसमें चेंजिंग। ठीक है, तो भारत ने 1950 एवं 1960 में खाद्यान्नों की कमी की समस्या झेला है। 1950 और 1960 में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, मतलब भूखमरी आ गया था। ठीक है, तो उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं जो थी पूंजीगत माल, खाद्यान्न, मशीनरी एवं उपस्कर थे। आयात यानी जो खरीदी जाने वाली वस्तु थी, यानी जो विदेश से जो खरीदे जाते थे भारत के द्वारा, वो कौन सी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। उसके बाद खाद्यान्न हो गया यानी खाने पीने का जो गेहूं चावल हो गया, मशीनरी और उपस्कर आदि थे। ठीक है, 1970 के दशक के पश्चात यानी बाद में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में मिली सफलता के कारण खाद्यान्नों के आयात पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति चलाया गया था। तो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि यहाँ की जो फसल है ज्यादा मतलब उत्पादन होने लगा, खाद्यान्नों का ज्यादा उत्पादन होने लगा, तो खाद्यान्न के जो आयात होते थे यानी जो विदेशों से आयात किए जाते थे, खरीदे जाते थे, उस पर रोक लगा दिया गया, बैन लगा दिया, क्योंकि भारत में हरित क्रांति आया तो हरित क्रांति के बाद भारत में खुद मतलब उसका फसल का मतलब उत्पादन होने लगा। ठीक है, परंतु 1973 में क्या, लेकिन 1973 में ऊर्जा संकट आया जो पेट्रोलियम का दाम बढ़ा दिया। 1973 में क्या है, 1973 में ऊर्जा संकट आया, मतलब वो भी प्रॉब्लम आ गया, जो क्या हुआ पेट्रोलियम के दाम को यानी प्राइस को और भी हाई कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि आय बजट में बढ़ोतरी हो गई। क्या होगी, यानी परिणाम यह आया, तो क्या हुआ कि बजट में भी क्या हो गया, बजट में भी बढ़ोतरी हो गया, यानी बजट भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि भारत के आयात में अन्य प्रमुख वस्तुओं में उपरत्न क्या है, उपरत्न मोती, स्वर्ण, चांदी, अलौह धातु तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। आयात में कौन सा, किसमें, भारत के प्रमुख वस्तुओं में, भारत के आयात में प्रमुख वस्तु यानी भारत जो खरीदते थे, आयात मतलब आता था। ठीक है, तो ये सब क्या है, मतलब आयात की वस्तुएं यानी मुख्य वस्तुएं। अगला पॉइंट है व्यापार की दिशा। क्या है, व्यापार की दिशा यानी बिजनेस डायरेक्शन। भारत के उद्देश्य, भारत के जो उद्देश्य हैं, तो आगामी का मतलब क्या होता है, आने वाले, भारत के उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के अवधि में यानी आने वाले 5 साल के अंदर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 2 गुना करना है। कितना करना है, 2 गुना करना है। अभी तो 1% है, तो उसको कितना करना है, 2% करना है। ठीक है, तो इसलिए भारत ने इस दिशा में आयात करों में कमी
आयात उदारीकरण आदि नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है। आयात करों में कमी यानी जो फ्री ट्रेड बोलते हैं, यानी फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार जो बोलते हैं, उसको बढ़ावा दिया है भारत ने, ठीक है। हालांकि मुक्त व्यापार के बहुत सारे लोग मतलब विरोध भी कर रहे हैं, इसके मुक्त व्यापार बोलते हैं वो लोग कि मुक्त व्यापार से नहीं, जो इंटरनेशनल ट्रेड है यानी फ्री ट्रेड है, इसके द्वारा मतलब गरीब और भी गरीब हो जाते हैं और अमीर जो है और अधिक अमीर हो जाते हैं। लेकिन सरकार यानी गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें रोजगार मिलती है, एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी दूर होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो इसके बीच भी मतलब बहुत सारे मतलब आंदोलन चले थे मुक्त व्यापार को लेकर के। अब देखिए अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री तथा वायु मार्ग द्वारा संचालित होता है। समुद्री और वायु मार्ग द्वारा अधिकांश मतलब सबसे ज्यादा यानी ज्यादा से ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से क्यों होता है कि समुद्री मार्ग सस्ते होते हैं। सस्ते क्यों होते हैं कि वो मतलब जल में चलता है ज्यादा, मतलब जल जो होता है, जल का घर्षण बल जो होता है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है और उसको जहाज को चलने में कम बल लगता है। कम बल लगता है तो कम पेट्रोलियम यानी कच्चा पदार्थ यानी ये ऊर्जा मतलब उसको लगता है, कम मतलब ताकत लगता है तो कम पैसा खर्चा होता है, जिसके कारण विदेशी जो व्यापार होते हैं वो किस मार्ग से, समुद्री मार्ग और वायु मार्ग से संचालित होते हैं, ठीक है। इस विदेशी व्यापार का एक छोटा भाग समुद्री मार्ग और वायु मार्ग से होता है, तो विदेशी व्यापार का एक छोटा सा भाग जो है यानी छोटा सा जो अंश है सड़क मार्ग के माध्यम से भी होता है। तो सड़क मार्ग के माध्यम से किससे होगा, पड़ोसी में जो देश है बांग्लादेश से होगा, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और जैसे पड़ोसी राज्य हैं इन्हीं के द्वारा मतलब क्या किया जाता है, यानी मार्ग के द्वारा यानी सड़क मार्ग के द्वारा भारत क्या करते हैं, छोटा यानी एक अंश का व्यापार करते हैं, यानी छोटे पैमाने पर व्यापार करते हैं। ज्यादातर व्यापार किससे, समुद्री मार्ग और वायु मार्ग से होता है, ठीक है। देखिए आपको पानी जहाज का चित्र दिखाई देता होगा, ठीक है। समुद्री पत्तन के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो समुद्री पत्तन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है, यानी अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं उनके प्रवेश द्वार के रूप में यानी एंट्री जो द्वार होता है तो इसके रूप में कार्य करती है कौन, अंतरराष्ट्रीय यानी समुद्री पत्तन, ठीक है। भारत चीन क्या है भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, या आप नक्शा देख सकते हैं, इसका मैप देख सकते हैं, या फिर आप तो बच्चे से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। भारत कितने तरफ से, तीन तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से। और जल सस्ते परिवहन हेतु यानी जल सस्ते परिवहन होने के कारण एक सपाट जल प्रदान करता है, यानी जल जो है सस्ते परिवहन के लिए क्या करता है, सपाट तल प्रदान करता है। भारत में समुद्री पत्तन पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक है, यानी पूर्वी तट की अपेक्षा यानी जो समुद्री तट है तो वो पश्चिमी तट में ज्यादा है। अगर मुंबई वगैरह में जाएंगे, मुंबई का तरफ, उस मुंबई हाई का तरफ ये जो तट है वो क्या है, मतलब तट सीमा ज्यादा है, ठीक है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पत्तन तथा 200 छोटे प्रमुख पत्तन है, ठीक है। यानी वर्तमान में अगर देखा जाए, प्रेजेंटेंस में अगर देखा जाए तो 12 जो है भारत के पास प्रमुख पत्तन है और 200 छोटे पत्तन है, यानी पोर्ट यानी बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहां पानी जहाज जो है वो मतलब रुकते हैं, अपना लंगर डालते हैं, अपना सामान को उतारते हैं, अपना सामान को फिर लोड करते हैं, ठीक है। तो प्रमुख पत्तनों के लिए केंद्र सरकार की नीतियां बनाती है, यानी प्रमुख पत्तन के लिए कौन नीतियां बनाती है, केंद्र सरकार की ही नीतियां बनाती है, केंद्र सरकार नीतियां बनाती है। और छोटे पत्तनों के लिए राज्य सरकारें नीतियां बनाती है। ये जो छोटे पत्तन है 200, इनके लिए कौन पॉलिसी का निर्माण करता है, राज्य सरकार नीतियां बनाती है, यानी राज्य सरकार के कंट्रोल में रहता है। और ये जो प्रमुख 12 पत्तन है ये किसके कंट्रोल में, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तथा नियामक क्रियाएं निभाती है, यानी जो जो काम होते हैं, जो जो प्रमुख वर्ग होते हैं वो सारे काम निभाते हैं, ठीक है। देश विभाजन के बाद भारत के दो महत्वपूर्ण पत्तन कराची पत्तन और चिटगांव पत्तन कहां चले गया, मतलब एक बांग्लादेश के पास, यानी अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पहले तो इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था चिटगांव, तो चिटगांव बांग्लादेश के पास चले गया और कराची पत्तन पाकिस्तान के पास चले गया। यानी दो जो है प्रमुख पत्तन थे, यानी फेमस पत्तन थे, यानी विख्यात पत्तन थे, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वर्तमान समय में भारतीय पत्तन के नौभार, वर्तमान समय में भारतीय पत्तनों के नौभार निपटान की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन से बढ़कर 2016 में 837 मिलियन टन से भी अधिक बढ़ गया है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 837 मिलियन टन से भी मतलब बढ़ गया है, किसके दृष्टि से, यानी निपटान यानी नौभार निपटान की क्षमता की दृष्टि से। 1951 में 20 मिलियन था तो 2016 में कितना हो गया, 837 मिलियन मतलब टन से भी अधिक ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, इससे भी आगे बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए मुंबई पत्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मुंबई पत्तन यह एक प्राकृतिक पत्तन है। सबसे पहली बात, मुंबई पत्तन क्या है, यह एक प्राकृतिक पत्तन है जो देश का सबसे बड़ा पत्तन है, मुंबई पत्तन, ठीक है। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 54 गोदियां हैं, कितना है, 54 यानी 54 गोदियां हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के भाग मुंबई पत्तन के पृष्ठ प्रदेश है। क्या है, पृष्ठभूमि यानी पृष्ठ प्रदेश है, ठीक है। पृष्ठ प्रदेश कौन कौन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा
राजस्थान के भाग जो है मुंबई पत्तन के पृष्ठ प्रदेश है या फिर पृष्ठभूमि है। ठीक है, गोदियों की संख्या 54, इसकी लंबाई 20 किलोमीटर, चौड़ाई कितना 6 से 10 किलोमीटर। क्या है, प्राकृतिक पत्तन है जो इस देश का सबसे बड़ा पत्तन है। ठीक है, यानी पोर्ट यानी बंदरगाह। ठीक है, मुंबई पत्तन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। अब देखिए कांडला पत्तन, ये जो पत्तन है यह पत्तन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित है। यह पत्तन देश के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यानी देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो भाग है, जो एरिया है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है कांडला पत्तन। इस पत्तन को मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए, मुंबई पत्तन पर ज्यादा प्रेशर होता था, ज्यादा जहाज आके रुकते थे, उनके दबाव को कम करने के लिए ये पत्तन का विकास किया गया, कांडला पत्तन का विकास किया गया, यानी इनको विकसित किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ कांडला पत्तन के दबाव को कम करने के लिए वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया। देखिए मुंबई पत्तन में इतना भार पड़ने लगा, इतना मतलब जहाज आने लगे, मतलब वहां जगह नहीं बचा, तो फिर कांडला पत्तन का विकास किया गया। अब ये भी कांडला पत्तन में भी इतना मतलब प्रेशर पड़ने लगा, इतना मतलब जहाज आने लगे, इतना माल अपलोड होने लगा, लोड होने लगा, ठीक है, अनलोड लोड होने लगा, तो यहाँ भी मतलब काफी भीड़ हो गया जहाजों का, मतलब जो होते थे समुद्री जहाज, तो इसके मतलब कांडला पत्तन से भी काम नहीं चला। तो फिर बाद में क्या हुआ कि वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया इसके भार को कम करने के लिए। मुंबई पत्तन के भार को कम करने के लिए कांडला पत्तन का विकास किया। अब कांडला पत्तन में ज्यादा भार हो गया, ज्यादा मतलब लोड पड़ने लगा, तो इसको भार को कम करने के लिए अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया वाडीनार में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट बताया जरा कि कांडला पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक जो यूज किए जाते हैं खेती में, उनको ग्रहण करने के लिए, उनको मतलब अनलोड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मारवा गोवा पत्तन हम पढ़ लिए, कांडला पत्तन पढ़ लिए, मुंबई पत्तन पढ़ लिए। तो कांडला पत्तन क्यों बना? मुंबई पत्तन का मतलब प्रेशर को कम करने के लिए। अपतटीय टर्मिनल क्यों विकसित किया गया? कांडला यानी वाडीनार में कांडला पत्तन के प्रेशर को कम करने के लिए। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट बताया जरा मारवा गोवा पत्तन, यानी मारवा गोवा बंदरगाह बोल सकते हैं, पोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्तन है मारवा गोवा पत्तन जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित है। कहाँ? जुआरी जो है नदमुख, उसके मुहाने पर यानी उसके तट पर अवस्थित है। गोवा एक प्राकृतिक पत्तन है, गोवा का एक प्राकृतिक पत्तन है। ये जो है मारवा गोवा पत्तन, ये भी क्या है? नेचुरल यानी प्राकृतिक पत्तन है, यानी प्राकृतिक भी होता है और बंदर को यानी पत्तन को बनाया भी जाता है। बंदर यानी पत्तन जो होता है, पोर्ट जो होता है, जो बंदरगाह होता है, उसको बनाया भी जाता है, यानी साइंटिफिक तरीके से, यानी उनको नदी को चीर करके या फिर नहर के द्वारा बनाया भी जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन प्राकृतिक है, कौन मानव निर्मित है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में हुए पुनः प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ गया। यानी जापान को जो मतलब दोबारा से क्या होने लगा? लौह अयस्क का निर्यात किया जाने लगा। तो 1961 में क्या हुआ कि इसका मतलब मारवा गोवा पत्तन का और भी मतलब क्या हो गया? महत्व बढ़ गया। कोंकण रेलवे के बारे में आप पढ़े, कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में वृद्धि कर दी। यानी कोंकण रेलवे काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, क्या काफी इंटरेस्टिंग मतलब रेलवे है, और ये लगभग 2000 नदियों को पार करता है। कितना? 2000 नदी को पार करता है, 91 सुरंग को पार करता है। काफी मतलब बहुत बड़ा रेलवे है कोंकण रेलवे। ठीक है, तो कोंकण रेलवे का विकास हुआ, तो इस मारवा गोवा पत्तन का और भी मतलब क्या हो गया? इनका वृद्धि हो गया, मतलब इनके कार्य क्षेत्र यानी पृष्ठ क्षेत्र बढ़ गए। तो पत्तन के पृष्ठ प्रदेश कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र आते हैं। यानी मारवा गोवा पत्तन के अगर पृष्ठ प्रदेश देखा जाए, यानी पृष्ठ क्षेत्र अगर देखा जाए, तो कहने का मतलब ये पृष्ठ प्रदेश का मतलब समझते हैं ना कि मारवा गोवा पत्तन किसके लिए काम आता है? कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र के लिए काम आता है। ठीक है, यानी कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र के लोग मारवा गोवा पत्तन का इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा व्यापार करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जवाहर नेहरू पत्तन। जवाहर नेहरू पत्तन यानी नहावा सेवा पत्तन। यह पत्तन नहावा सेवा में है। मुंबई पत्तन का कार्य भार को कम करने के लिए बनाया गया है तथा यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। अब देखिए एक पॉइंट अलग पॉइंट जुड़ गया यहाँ। कंटेनर पत्तन अगर बोला जाए भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन, तो आपको क्या बोलना है? जवाहर नेहरू पत्तन, जिसको नहावा सेवा पत्तन भी बोलते हैं। यह नहावा सेवा में है। मुंबई पत्तन का कार्यभार को मुंबई पत्तन का, देखिए ये भी मुंबई पत्तन का कार्यभार को कम करने के लिए, और कांडला पत्तन भी मुंबई पत्तन के कार्यभार को कम करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे न्यू मंगलोर पत्तन के बारे में। न्यू मंगलोर पत्तन जो है, यह पत्तन कर्नाटक में स्थित है। क्या है? कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, तथा लौह अयस्क और लौह सांद्र के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। कर्नाटक इस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है। कर्नाटक क्या है? इस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि यह पत्तन पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, खाद्य तेलों, कॉफी, चाय, सूत, ग्रेनाइट पत्थर, सीसा आदि का निपटान करता है। ठीक है, न्यू मंगलोर पत्तन। ठीक है,
ये पत्तन कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ये पॉइंट नहीं भूलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे यही सबसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, बेनवादन कोयला, क्या बेनवादन कायाल को क्या करा कि बेनवादन कायाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, इनको किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तथा इसके मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। कोच्चि पत्तन एक क्या है? प्राकृतिक पत्तन है। यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की जरूरतों को पूरा करता है। कहने का मतलब ये कि ये जो पत्तन है कोच्चि पत्तन यानी प्राकृतिक पत्तन है, इसका पृष्ठ प्रदेश कौन कौन सा हो गया? केरल हो गया, दक्षिणी कर्नाटक हो गया और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो हो गया, ठीक है। मतलब इनके जरूरतों को, ये सारे क्षेत्र जो है इनके जरूरतों को, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है ये कोच्चि प्राकृतिक पत्तन। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे कोलकाता पत्तन के बारे में। कोलकाता पत्तन जो है ये कहाँ है? ये पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है, यानी कोलकाता के हुगली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर, कितना? 128 किलोमीटर स्थल में अंदर में स्थित है। स्थल में अंदर में स्थित है, स्थल के अंदर। ये हो जाएंगे, स्थल में नहीं होगा, स्थल के अंदर। क्या हो जाएगा? स्थल के अंदर, यानी 128 किलोमीटर स्थल के अंदर स्थित है। मुंबई पत्तन के जैसा ही इसका विकास भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। यानी कोलकाता पत्तन और मुंबई पत्तन को देखा जाए तो इनका विकास अंग्रेजों के समय ही हो चुका था, यानी ब्रिटिश शासन के दौर में भी इनका विकास हो गया था, ठीक है, किया गया था। यह पत्तन हुगली नदी के गोदी की गादों, यानी हुगली नदी का जो गाद है, यानी जो मतलब पानी में जो मतलब गाद आते हैं या फिर जो भी मतलब अपशिष्ट होते हैं, उनकी समस्याओं से ये जूझते रहते हैं। उनकी समस्याओं से मतलब ये मतलब परेशान बहुत हो जाते हैं। कोलकाता पत्तन, इसमें बहुत सारी मतलब क्या होते हैं कि पानी कभी जम जाता है, कभी जहाज नहीं जा पाते हैं, कभी जहाज को मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कोलकाता पत्तन में, ठीक है। अगला पॉइंट है कोलकाता पत्तन के बारे में कि इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उसके बाद उत्तर पूर्व राज्य आते हैं। इसके अतिरिक्त यह पत्तन भूटान, नेपाल को भी सुविधा प्रदान करते हैं। कोलकाता पत्तन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी महत्वपूर्ण पत्तन है। इसके पृष्ठ प्रदेश के बारे में आपको नाम याद रखना, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उसके बाद हो जाएंगे उत्तर पूर्वी राज्य, इसके साथ साथ भूटान और नेपाल भी आते हैं, यानी पड़ोसी देश जो हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे हल्दिया पत्तन के बारे में। तो हल्दिया पत्तन, यह पत्तन कोलकाता में 105 किलोमीटर अंतर अनुप्रवाह पर स्थित है। 105 किलोमीटर अंदर गया है, ठीक है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन के कार्यभार को घटाने के लिए किया गया था। जैसे कि मुंबई पत्तन का निर्माण, यानी मुंबई पत्तन के कार्यभार को घटाने के लिए कांडला पत्तन का निर्माण किया गया। मुंबई जो पत्तन है उसके पोर्ट को, उसके मुंबई के बंदरगाह का कार्यभार को कम करने के लिए कांडला का निर्माण किया गया, यानी कांडला पत्तन को बनाया गया। तो उसी तरह हल्दिया पत्तन का निर्माण किसके भार को कम करने के लिए, यानी कोलकाता पत्तन के कार्यभार को कम करने के लिए, घटाने के लिए हल्दिया पत्तन का विकास किया गया, इनको बनाया गया। पाराद्वीप पत्तन, यह पत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर अवस्थित है। यानी कटक अगर देखा जाए तो कटक से कहां, कटक से कितना दूर? 100 किलोमीटर दूर महानदी का डेल्टा पर अवस्थित है पाराद्वीप पत्तन। और इस पत्तन का जो पृष्ठ प्रदेश है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। कौन है? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनके क्या है? पृष्ठ प्रदेश है पाराद्वीप पत्तन के। अब अगला पॉइंट है विशाखापत्तनम, यानी विशाखापट्टनम पत्तन के बारे में। तो इस पत्तन को आंध्र प्रदेश में ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर द्वारा समुद्र से जोड़कर बनाया गया है। मतलब ये आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक नहीं है, मतलब इनको बनाया गया है आदमी के द्वारा, इनको नहर के द्वारा मतलब जोड़ा गया है, तभी इनको विकसित किया गया है। और इसके जो पृष्ठ प्रदेश है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ठीक है। विशाखापट्टनम प्रदेश जो है, यानी पत्तन जो है, इनके पृष्ठ प्रदेश कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। और इस पत्तन को आंध्र प्रदेश में ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर, अब देखिए ठोस चट्टान और बालू को काटकर इनका विकास किया गया, तो मतलब काफी खर्चे भी पड़े होंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट है एन्नोर पत्तन के बारे में। तो ये जो पत्तन है ये चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। एन्नोर पत्तन यानी चेन्नई पत्तन जो उसके दबाव को कम करने के लिए किसको बनाया गया? एन्नोर पत्तन को बनाया गया, यानी एन्नोर पत्तन का निर्माण किया गया। तथा तूतीकोरिन पत्तन भी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। तूतीकोरिन पत्तन यानी तूतीकोरिन पत्तन और एन्नोर पत्तन किसके दबाव को कम करने के लिए, किसका प्रेशर को कम करने के लिए? चेन्नई पत्तन यानी चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे चेन्नई पत्तन के बारे में। तो यह पत्तन जो है, ये पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, जिसे 1859 में बनाया गया था। चेन्नई पत्तन सबसे बड़ा पत्तन है। यह पत्तन क्या है? सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, जिसका विकास कब हुआ था, जिनको कब बनाया गया था? 1859 में बनाया गया था। इसके पृष्ठ प्रदेश जो है पुदुचेरी और तमिलनाडु है। कौन है? पुदुचेरी और तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये पढ़ लिए, चेन्नई पत्तन का कार्यभार को कम करने के लिए एन्नोर पत्तन और किसको बनाया गया था? तूतीकोरिन पत्तन को बनाया गया था, ठीक है। जिस तरह से मुंबई पत्तन का भार को कम करने के लिए कांडला का निर्माण किया गया था। और ये क्या कहता है, ये जो है हल्दिया पत्तन यानी जो कोलकाता पत्तन है, इसका कार्यभार को
कम करने के लिए हल्दिया पत्तन का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम हवाई अड्डे के बारे में। ठीक है, तो हवाई अड्डे काफी इंटरेस्टिंग है। हवाई अड्डे के नाम याद रखना आपको। हवाई अड्डे, देश में 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। कितना? 25। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना? 25, 30 या फिर यहाँ आपको 20 दे देंगे, तो आपको क्या करना है? 25 करेक्ट आंसर लगाना है कि देश में कितने टोटल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016 और 17 के अनुसार, अभी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये जो डेटा बताया जा रहा है यानी 25 कब तक, यानी 2016 और 2016 से 17 के जो रिपोर्ट है उनके अनुसार देश में टोटल 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 25 के नाम क्या क्या हैं? ठीक है, देखिए आपका चैप्टर इंड हो गया, थ्योरी क्या हो गया? इंड हो गया। थोड़ा सा नाम पढ़ लीजिए। कन्नौर, भुवनेश्वर, पटना, इंदौर, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, लखनऊ, कोयम्बटूर, नागपुर, कालीकट, जयपुर, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, कोलकाता, कोची, हैदराबाद, गुवाहाटी, गोवा, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद। ठीक है, नाम याद रखने की कोशिश करना है। कन्नौर, भुवनेश्वर, पटना, इंदौर, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, लखनऊ, कोयम्बटूर, नागपुर, कालीकट, जयपुर, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, कोलकाता, कोची, हैदराबाद, गुवाहाटी, गोवा, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद। ठीक है, टोटल 525। ठीक है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे भी जाते हैं, इतना नहीं पूछे जाते, वो आपको पूछे जाएंगे कि दिल्ली जो है किस नाम से जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब किसी के नाम पर रखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया, कोई थ्योरी नहीं बचा चैप्टर 11 का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इस तरह का कंटेंट मिलना बहुत जरूरी है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सारा चीज आपको पहुंच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां तक था, मतलब पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिए। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अभी तक अगर कोई भी चैप्टर का अगर आप थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देखिए 7 PM और 9 PM आपका लाइव क्लास होता है, तो लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग लाइव होता है। और लाइव में जुड़ने से क्या होता है कि जो भी आपका कॉन्फिडेंस होता है, ग्रो होता है। और हम लोग क्या करते हैं, मजे के साथ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, 7 PM और 9 PM, यानी 7 बजे शाम और 9 बजे शाम को। ठीक है, तो रखिए याद अपना और अपना ख्याल रखिए, बढ़िया तरह से रहिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।